हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में बीपीएससी 67वीं की इडुटेरिया की जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 आई थी उसके इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय इकाई द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय इकाई द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ है मसाला और दूसरे तरफ है शीर्ष उत्पादक क्षेत्र। केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, काली मिर्च का केरल, हल्दी का आंध्र प्रदेश और जीरा का हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिवरमन सिंह समिति। शिवरमन सिंह की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय बम्बई में है। अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न ये सही है, पीली क्रांति तो ये मक्का से नहीं, ये जो है तिलहन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध ये भी सही है, और कृष्ण क्रांति कपास से नहीं, ये पेट्रोलियम से है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है बी और डी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहायता से 1955 में छत्तीसगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां और ऋण पत्र, ये तीनों जो हैं वो मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर है, और 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों में बिहार का जो रैंक है वो है चौथा, और अगर यूटीज़ के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ अगर देखें तो बिहार का जो रैंक है वो है 5वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, M3। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं M1 और M2 क्या होता है। तो M1 जो है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये M1 के अंतर्गत आता है। और M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघरों के पास बचत जमाएं
और M3 के अंतर्गत जो आता है वो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा और M4 के अंतर्गत आता है M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र और बैंक ड्राफ्ट, ये चारों जो है साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और साख मुद्रा एक ऐच्छिक मुद्रा है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। भारत सरकार की इस योजना में राज्यों को 15,000 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, जो कि 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह राशि 12,000 करोड़ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। RBI की स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुई थी और 1957 में इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थापित किया गया, जो वर्तमान तक है। RBI का गठन अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, तो ये सही है। 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सही है। इसके प्रथम गवर्नर सर ओसोबोर्न स्मिथ थे, तो ये भी सही है। और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारतवर्ष में 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई, यह दर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.11। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, SBI। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक SBI है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज के भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये सही है। और किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख से अधिक। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है और अमृत योजना के तहत 500 शहरों का चयन किया गया था और ये योजना जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम में शीर्ष है। तो ए और बी इसका उत्तर होगा। दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, आम और पपीता, इसके उत्पादक के लिए भारत जो है शीर्ष पर है और चावल, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंपनी के सभी शेयरों का सकल बाजार मूल्य से। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और PGS प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 28% की दर है। ठीक है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, तो ये सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया, तो ये भी सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की कर निर्धारित करती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत की कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18%। 18% वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.9 डॉलर। वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1.9 डॉलर या लगभग 145 से 150 रुपये से कम राशि में जीवन यापन करने वाले को निर्धनता रेखा की श्रेणी में रखा जाता है और ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए स्वामित्व योजना को लागू किया गया है और स्वामित्व योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा और इससे कम सिक्किम और उसके बाद दिल्ली। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है 50,735 रुपये। अगला प्रश्न है, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.66 एकड़। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार 2.66 एकड़ है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए पहले कथन देखते हैं। पहला कथन है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो ये कथन सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है, तो ये भी सही है। राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री संसाधन से। अगला प्रश्न है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025। भारत में अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य 2025 का है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,000 रुपये। 2014 से शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024-25। और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,11,804 करोड़। और स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार
4,14,977 करोड़ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000। बजट 2021-22 में देश के 15,000 से अधिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना एनजीओ या निजी स्कूल या राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी और जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21, तो यहाँ पर 20-21 ना होकर के 2021-22 होगा, में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। बजट 2021-22 में रेल योजना 2030 के तहत दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100% केंद्र सरकार के द्वारा। पीएम किसान सम्मान योजना जो है वो पूर्णतः केंद्रीय सरकार की योजना है और इसमें 100% वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष का समर्थन प्रत्येक 4 माह में 2,000 की 3 किस्तों के माध्यम से देश भर में सभी जोत धारकों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, तो ये सही है। 3 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये कथन भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है, जबकि लॉर्ड किन्स ने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बिल दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। राजस्व प्राप्ति वह है जिससे सरकार पर ना कोई भार पड़ता है और ना ही संपत्ति नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। अगला प्रश्न है, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं। जब कोई वस्तु या सेवा एक देश से आयात किया जाता है और उसे दूसरे देश में निर्यात किया जाता है तो उसे एंट्री पोर्ट व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व विकास संकेतक, विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चारों जो है वो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो ये सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, तो ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और निर्वाह कृषि शामिल है, तो ये गलत है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50,735 और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 34,413 है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 49 से 74%। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये चारों योजनाएं जो हैं कोर ऑफ कोर में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को बजट बनाने का अधिकार है और 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 265 में उल्लेख है कि नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाए जा सकते और 266 में संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोना वॉरियर्स। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के कवर पर डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीर है और इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से। 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.3% और वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने इसे जीडीपी का 6.8% तक रखने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10.06%। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 से बढ़ाकर 10.06% कर दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2013-14। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई थी, जिसमें बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6900 मेगावाट। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय और नंबर 1 पर चाइना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0। अगर कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी तो सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक होगा। अगर कुल उपयोगिता में कमी आएगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा और अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0। अगला प्रश्न है, किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोनोप्सी। मोनोप्सी बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है और डुओपोली में 2 विक्रेता होता है। वहीं ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता होते हैं परंतु कीमत का निर्धारण आपसी सहमति से करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि या समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रैग्नर फ्रिश ने। नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को माइक्रो मतलब व्यष्टि एवं समष्टि मतलब मैक्रो में विभाजित किया था। प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक की रचना की थी और इसी पुस्तक को द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा। किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता में वृद्धि या सृजन में जो शामिल होता है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उत्पादन का साधन है। अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत में जूट तथा रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। जूट उत्पादन वाले क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए थे जबकि रुई उत्पादन वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया और यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेयर तथा डिबेंचर्स। अगला प्रश्न है, जून 2021 को आरबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9.5%। आरबीआई द्वारा 4 जून 2021 को वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी में वृद्धि दर 10.5 से घटाकर 9.5 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50 करोड़। स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज़ के क्रय की जीसैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई की योजना है जिसे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। मंदी की स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज़ के क्रय की जीसैप आरबीआई की योजना है जिसे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण
दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग में विकास, बीमा और वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यों का समन्वय होता है और यूनिवर्सल बैंकिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाले बैंक हैं आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी इत्यादि। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जो कि 8.6% है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। बिहार के बजट के अनुसार पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल, जिसमें 400 बेड होंगे, बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार के सबसे समृद्ध जिले पटना, जिसका प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपये है, बेगूसराय 45,540 रुपये और मुंगेर 37,385 रुपये हैं। और सबसे गरीब 3 जिले शिवहर, अररिया और किशनगंज हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.5%। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा देश का 9वां। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान 9वां था, जबकि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान 14वां था। अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है, जबकि इकाई से अधिक वाई एक्सिस से गुजरता है, इकाई से कम एक्स एक्सिस से गुजरता है और 0 के बराबर वाई एक्सिस के समांतर और अनंत एक्स एक्सिस के समांतर होता है। अगला प्रश्न है, किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकाधिकार। एकाधिकार मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है, इस कारण वस्तु की कीमत एक नहीं होती, क्रेता के अनुसार कीमत तय होता है। अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। संतुलन कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होती है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। साधन निर्धारण के तत्व किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये चारों हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। नीति आयोग हर वर्ष के लिए
समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महबूबुल हक। HDI पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक की देन है और HDI UNDP के द्वारा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है और सबसे पहला HDI जो है वो 1990 में निकाला गया था और 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 131 है और नंबर 1 पर नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूराजस्व। भूराजस्व राज्य सरकार द्वारा भूमि पर लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.6%। बिहार के आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही। प्राथमिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.9% रही। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत हैं। इसमें रसायन को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रसायन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं और यह एक कॉरपोरेट बॉन्ड है जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 साल की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.80%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान के अनुसार नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से 9.80% रही। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जिसके लिए इन्होंने वर्ष 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए PURA प्रस्तुत किया था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। मुद्रा के अवमूल्यन से देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से कम हो जाता है। इस कारण देश से निर्यात बढ़ने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, गैर घरेलू सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 19 किलो। गैर घरेलू सिलेंडर या फिर व्यावसायिक सिलेंडर का भार 19 किलो होता है, जबकि घरेलू सिलेंडर का भार 14.2 kg होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक था, में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित है और 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, नैस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी। नैस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग की एक ट्रेड एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते? किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 943 और 919। भारत में लिंग अनुपात जो है वो 943 है और बाल लिंग अनुपात 919 है, जबकि बिहार में जो लिंग अनुपात है वो 918 है और बाल लिंग अनुपात 935 है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो सबसे पहले है बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, तो ये है बीमा कंपनी, ये भी सम्मिलित है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि की सेवाएं, ये भी सम्मिलित है, और जहाज रानी से प्राप्त मद, ये भी सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सबसे कम सिक्किम में सड़क मार्ग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण है और लाभ अर्जित करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ और लोक कल्याण ये दोनों उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्शल। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार उपयोगिता की माप उस पर खर्च किए गए मुद्रा के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। देखिए, चाय जो है वो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो यहाँ पर वो लोग चाय का उपयोग ज़्यादा करेंगे। तो जैसे ही कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा, यहाँ पर चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चाय का मांग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन किसानों को छोटे किसान के रूप में माना जाता है, और जिनके पास खेती करने लायक सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन हो, उसे सीमांत किसान माना जाता है, और 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि वाले बड़े किसानों के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एकमात्र बीमा कंपनी है जो कि 100% तक प्रीमियम रिटर्न देती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए चेक करते हैं। 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल, तीसरा खेल के लिए। तो ये सही है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे,
ये भी सही है। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, तो ये गलत है। ये 2035 नहीं था, ये 2030 था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम में या घटते क्रम में हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। 2019-20 में गेहूं उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। 2019-20 के वर्षों में बिहार में 74% आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती कार्यों में संलग्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम। उत्पादन के क्रियाशील साधन जो है वो श्रम है, क्योंकि इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर लागत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज। स्थिर लागत उस लागत को कहा जाता है जिसमें उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होता है तथा अल्पकाल में उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि ब्याज में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत एक श्रम शक्ति आधिक्य वाला देश है, जहां श्रम शक्ति इस देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015। भारत में 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी के जगह जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है, जिसकी गणना सीएसओ द्वारा की जाती है और इसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। अपर्याप्त आंकड़े और बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र की समस्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले का समूह का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले में है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4 लाख। बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है और वो जनसंख्या है 6.4 लाख और 6.6 लाख जो है वो शिवहर की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, आम बजट 2021-22 की कुल राशि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3483,236, 34,83,236 करोड़। और 2022-23 के बजट का जो राशि है वो है 39,44,909 करोड़, जो कि 2021-22 से 4.6% ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-86 की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक थी में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 2000 ईस्वी। फेमा 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986-87। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1986-87 है। अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में शुरू की गई थी और ये योजना 6 सेवाओं की एक पैकेज है। इसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप और रेफरल सेवाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो हैं वो समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राजवस्तु एवं सेवा कर का भाग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 52%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राजवस्तु एवं सेवा कर का भाग 52% है। अगला प्रश्न है, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 2022 के लिए कुल कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.54 लाख करोड़ रुपये। कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 3 के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत किलोवाट पर आवर 2019-20 में कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 332 किलोवाट पर आवर। 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 332 किलोवाट पर आवर है। सर्वाधिक बिजली खपत बिहार के पटना में और सबसे कम शिवहर जिला में है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट आवर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहां से अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से अनुमानित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु की कीमत में कमी आने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीर्घावधि उधार। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घावधि उधार का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय लघु बचत निधि सार्वजनिक खाता का भाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के संचित निधि से छोटी बचत लेन देन को हटाना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। देखिए, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजय मिश्रा को। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक रुद्र व एएस मान ने। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था, जो कि अशोक रुद्र व एएस मन्ने मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास था तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोजगार। गरीबी मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जिसके 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। इसमें रोजगार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना का संबंध निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से है और सेज प्रोजेक्ट एक विश्वसनीय स्टार्टअप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिडबी। SHWAS कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी की सहायता है और AROG कोविड-19 महामारी के दौरान रिकवरी और जैविक विकास के लिए एमएसएमईज को सिडबी की सहायता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार है जिसका घटक कोषागार बिल, वाणिज्यिक पेपर, सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट्स, कॉल मुद्रा आदि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और निवेश की कमी, ये चारों समस्या निरंतर रूप से जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना आरंभ की गई? स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जिसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इस योजना का स्थान अटल पेंशन योजना, जो कि मई 2015 में प्रारंभ किया गया था, ने ले लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2010। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण हेतु शुरू किया गया है और इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुआ है। इसके तहत 7 टीकों, जो कि डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस एवं खसरा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ड्यूटी ड्रॉबैक उस शुल्क की पूरी या आंशिक वापसी करता है जिसे निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति तीनों से संबंधित है।
जो कि भारत में आर्थिक सुधारों के घटक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। मुफ्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण आदि की सुविधा होती है और उपरोक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। बिहार के पटना जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, जो कि 14 सीटें हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा का क्षेत्र है। गया एवं मुजफ्फरपुर में 10 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94.1%। बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार खाद्यान्न फसलों का कुल फसल क्षेत्रफल में 19-20 में 94.1% योगदान है। इसमें अनाज 87.4% है और दलहन 6.7% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2,18,303 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट 2,18,303 करोड़ रुपए थे और वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का बजट 2,37,691 करोड़ रुपए हैं, जिसमें इस बार सर्वाधिक जो है 16.5% जो है शिक्षा को दिया गया है। 2022-23 का बजट 2,37,691 करोड़ है और इसको 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। तो इस सेट का पहला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 अनंतिम आंकड़े में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर कितनी रही? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। तो बिहार में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3% रही, द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8% रही और तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि के साथ 8.5%। अगला प्रश्न है, एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार एलपीजी के खपत के मामले में मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान पर है। इसके बाद पटना एवं बेगूसराय का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुई थी और इस संगठन के निर्माण में बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय की भूमिका अग्रणी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया के अध्यक्षता में वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनी थी और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1994 से सेवा कर को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑगस्ट काम्टे। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे ने प्रतिपादन किया था और इन्होंने 3 अवस्थाओं को धर्म विज्ञानी, प्राभौतिकी और सकारात्मक में इसका विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर। राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 1997 का था। अगला प्रश्न है, आईएमएफ ने एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को मुद्रा के रूप में कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 से 1971 के मध्य। और आईएमएफ एसडीआर में यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और पौंड स्टर्लिंग शामिल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितने बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। मुद्रा के अवमूल्यन से देश की निर्यात गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर का अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का मतलब होता है ऐसे उद्योग से जो अन्य उद्योग को गति प्रदान करते हैं और कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग हैं जो कि इस प्रकार हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल कीजिए। एक तरफ है योजना और एक तरफ है उससे जुड़े कार्यक्रम। प्रथम योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना आधारभूत उद्योग, चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। गन्ना का एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि उचित एवं लाभकारी मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य सूची का विषय लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी लॉरेंस वक्र का। आय मापने के लिए गिनी लॉरेंस वक्र का उपयोग किया जाता है। गिनी लॉरेंस वक्र को पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2004 में। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में हुआ था और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों में से अनवरत योजना का संबंध किससे है? तो आइए देखते हैं। पहला है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित किया गया था, तो ये सही है। अनवरत योजना जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर शुरू किया गया था। अनवरत योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद अनवरत योजना की शुरुआत हुई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1974 से 79 तक। 1978 में अनवरत योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका घोषित काल 1978 से 83 था, ये सही है। और यह अपने घोषित काल से 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, डिजिटल लेन देन में डीबीटी को और प्रभावी बनाएगा, ये सही है। ई रूपी मूल रूप से डिजिटल वाउचर है, तो ये भी सही है। आरबीआई ने यह भुगतान प्रणाली लॉन्च किया है, तो ये गलत है। ये आरबीआई द्वारा लॉन्च नहीं किया है, ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ई रूपी के लाभुक का बैंक में खाता होना ज़रूरी है, तो ये कथन भी गलत है। ई रूपी के लाभार्थी के पास बैंक का खाता होना आवश्यक नहीं है। और ई रूपी का शुभारंभ जो है वो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 93,224 करोड़ रुपए। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट का है। ठीक है, और सरकार ने साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ रुपए आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6। वित्तीय वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 6 पिलर्स पर आधारित है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। अगला प्रश्न है, जब देश में नवीन पत्र मुद्रा निर्गमन से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेंसी स्फीति। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 7 निश्चय 2 योजना हेतु बजटीय प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4,671 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2020 में। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन वर्ष 2020 में किया गया। अगला प्रश्न है, गरीबी और अकाल किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। गरीबी और अकाल अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन WTO किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, GATT। और GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आधारभूत संरचना का अभाव, जनसंख्या का दबाव, निम्न पूंजी निर्माण, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, ये चारों जो हैं निर्धनता के कारण हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना। ये जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। जबकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करना, ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल मिले, ये तीनों सही है।